कभी सोचा है समुद्र की गहराइयों के बारे में या फिर वहां रहने वाले विशालकाय जीवों के बारे में? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलेंगे, कबीर नाम के एक लड़के के साथ जिसका दिल वेल के लिए धड़कता है। चलिए सबसे हैरान कर देने वाली बात से शुरू करते हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक ब्लू व्हेल एक स्कूल बस से भी ज्यादा लंबी हो सकती है? सच में, यह पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा जीव है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है कबीर के उस आश्चर्य से, जब उसे पहली बार इन शानदार समुद्री जीवों के बारे में पता चला। बस यही वो पहली लाइन थी जो कबीर ने अपनी किताब में पढ़ी। और जानते हैं, इसी एक लाइन ने उसके मन में इन जबरदस्त प्राणियों के लिए एक गहरी इज्जत और हैरानी की भावना जगा दी। और ये सिर्फ आकार की बात नहीं थी, ये उस एहसास के बारे में था जो कबीर ने महसूस किया। जरा सोचिए, एक इतने शांत और विशाल जीव के बगल में खड़े होकर कोई कितना छोटा और विनम्र महसूस करेगा। तो जैसे जैसे हम कबीर की किताब के पन्ने पलटते हैं, हम भी वेल की अद्भुत दुनिया में उतरते जाते हैं, उनकी अलग अलग किस्मों और उनके दिलचस्प व्यवहार को जानते हैं। पता है, वेल कई तरह की होती हैं। विशाल ब्लू वेल से लेकर चंचल हम्पबैक और रहस्यमयी नारवाल तक, जिसे समुद्र का यूनिकॉर्न भी कहते हैं। हर एक की अपनी अलग खासियत है जो समुद्र के जीवन को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। और उनकी सोशल लाइफ वो भी उतनी ही अलग है। कुछ वेल्स बड़े बड़े परिवारों में एक साथ सफर करती हैं, तो कुछ को अकेले रहना पसंद है। इससे हमें गहरे समुद्र के जीवन की जटिल और रहस्यमयी दुनिया की एक झलक मिलती है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है उनके बात करने का तरीका। हम्पबैक के जो खूबसूरत गीत होते हैं वो सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वे असल में जटिल संदेश हैं जो विशाल महासागर में मीलों तक जा सकते हैं, बिल्कुल कुदरत के अपने ऑर्केस्ट्रा की तरह। जरा कल्पना कीजिए, एक हम्पबैक व्हेल को पानी से बाहर छलांग लगाते हुए देखने की। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ऐसा लगता है जैसे समुद्र खुद खुशी से नाच रहा हो। लेकिन कबीर की ये खोज सिर्फ हैरानी तक ही सीमित नहीं थी। कहानी में एक गंभीर मोड़ आता है जो हमें इन शानदार जीवों पर मंडरा रहे खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। यही वो अहम सवाल है जो कहानी की दिशा बदल देता है। ये हमें सिर्फ हैरान होने से आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की ओर ले जाता है। और समस्या बिल्कुल सीधी और साफ है। हमारे महासागर, जो इन विशाल जीवों का घर हैं, प्रदूषण की वजह से खतरे में हैं। और ये कोई मामूली प्रदूषण नहीं है। किताब खासतौर पर प्लास्टिक के कचरे पर जोर देती है, जो इन शांत और विशाल जीवों के लिए एक सीधा और जानलेवा खतरा है। वे अक्सर इसमें उलझ जाते हैं या गलती से इसे खा लेते हैं। लेकिन यह कहानी निराशा में खत्म नहीं होती। यह हमें समस्या से समाधान की ओर ले जाती है और दिखाती है कि कैसे हम सभी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। और इसका समाधान, हैरानी की बात है कि काफी सरल है। यह उन छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदमों के बारे में है जो हम सभी उठा सकते हैं। यह दिखाता है कि कैसे हमारे छोटे छोटे काम मिलकर एक बड़ा और पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। कबीर के लिए इन खतरों के बारे में सीखना एक टर्निंग पॉइंट था। उसका आश्चर्य सिर्फ विस्मय नहीं रहा, बल्कि यह एक मिशन, एक मकसद की भावना में बदल गया। ये कबीर का संकल्प है, कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा। एक दिन मैं एक वेल को समुद्र में देखूंगा और तब तक मैं उनकी दुनिया की रक्षा करने में मदद करूंगा। ये एक वादा है जो हम सभी के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा है। और हम इसी विचार के साथ इस कहानी को यहीं रोकते हैं। कबीर की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आखिर वो कौन सी चिंगारी है जो हमारे अंदर खुद से बड़ी किसी चीज की देखभाल करने और उसकी जिम्मेदारी लेने की भावना जगाती है? शायद ये प्रेरणा हम सभी के भीतर मौजूद है, बस उसे खोजने की देर है।